एक शब्द है आजकल यहाँ आंदोलन चला है जैसे भू कानून। हाँ जी सर। और कहते हैं भू कानून हिमाचल की तर्ज पे। तो पूछो इनको हिमाचल का तर्ज क्या है, वो मालूम नहीं। कहते जरूर है हिमाचल के तर्ज में, इनको पूछो हिमाचल का तर्ज क्या है। क्या कहते हैं जैसे तिवारी जी ने लागू किया था। मैंने कहा तिवारी जी ने तो हिमाचल के तर्ज में नहीं किया था। मैंने कैसे, मैंने कहा तो हिमाचल में 1 इंच जमीन भी बाहर के व्यक्ति को नहीं दिया जाता। ड्यू डेट के बाद कानून लागू। ड्यू डेट से पहले आपके उत्तराखंड में इतने जमीन बिके, इतने जमीन खरीदे लोगों ने। हमने उसका विरोध किया था। अब मैं भूल रहा हूँ पूरा, उसके मेरे पास पुराने कागजों में विरोध किया हमने, प्रचार भी किया, लेकिन लोगों की समझ नहीं आया। तो मैं आज कहता हूँ अब जितना जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। एक ही दिन एक व्यक्ति के नाम पर, बाहर का व्यक्ति, न उत्तराखंड का है न कृषक है, एक ही दिन में इसको 11,500 वर्ग मीटर जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी। जो कानून क्या था 500 मीटर ज्यादा नहीं होगी, तो 11,500 वर्ग मीटर कैसे कर दिया। कोई इंस्पेक्शन नहीं। मैंने खसरा खतौनी निकाला, वो खसरा खतौनी में इतने डिफेक्ट हैं कि एक अंधा आदमी भी बता देगा इसने कुछ गड़बड़ है। नीति चल रही है यूकेडी, पहले हमने एक सक्रिय भूमिका में देखी जब उत्तराखंड एक राज्य बना, और अब थोड़ा कहीं यूकेडी हमें मिसिंग लगती है। या उत्तराखंड की जो राज्य की राजनीति है उसमें आपका क्या व्यू है। राजनीति तो बदतर से बदतर होते जा रहा ना। और ये पब्लिक सर्वेंट कहते हैं इनको। हाँ जी। लेकिन पब्लिक सर्वेंट पब्लिक का काम तो भी कभी नहीं करते। ये करते हैं कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रस्ताव आप सरकार को दे दो, अगर उनको अगर उनको लगे कि इसमें कितना कट मिलने वाला है तो वो तो स्वीकृत कर लेंगे। जहाँ उनको लगता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, कट तो मिलना नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देते, पढ़ते ही नहीं। मैं गुलाम भारत में पैदा हुआ, तो भारतवर्ष आज़ाद नहीं हुआ था। 1940 में मेरा जन्म हुआ। और बिहार के जितने भी लोग हैं हमारे, छोटे बड़े, कुछ खुद व्यवहार करते थे, जिनके पास उतना धन नहीं होता था, वो जो तो एक ही वर्ष में हमारे यहाँ कहते थे 1 साल के व्यापार करने से आप 2 साल तक बिना कुछ किए जिंदा आराम से रह सकते हैं। इतना पैसा होता था उस मंगोलिया में के चलते थे। तो बहुत सारे तिब्बती आए थे। सब तिब्बतियों के लिए सबसे आसान जो दर्रा था क्रॉस में वो नाथुला है। अच्छा। नाथुला केवल 14,000 है और रास्ता बहुत आसान। मैं क्रॉस नाथुला मैंने क्रॉस किया। तो वहाँ आया, तो वहाँ से आए, वो कालिम्पोंग सबसे नज़दीक है। कालिम्पोंग से तिब्बत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। उसमें हमारे राजस्थान के मारवाड़ी जिनको कहते हैं, उन लोगों की पूरी वहाँ प्रॉपर्टी है। तो उसने अप्लाई करो। फिर आपने उसमें अप्लाई कर दिया? मैंने अप्लाई कर दिया। हाँ। अप्लाई किया तो उसमें फॉर्चुनेटली इंटरव्यू वगैरह में पास हो गया, मैं निकला। और मैंने, मेरा फर्स्ट चॉइस IPS था, क्योंकि मुझे तब ये मालूम नहीं था IAS क्या होता है, IPS इतनी जानकारी नहीं थी। हमने कहा है इसको, हमने कहा तो यूनिफॉर्म पहनने वाले थे, पुलिस भी यूनिफॉर्म पहनता है, वहाँ जाएंगे, IPS दे दे। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट चॉइस दे के मुझे IPS दे दिया। यहाँ इंद्रनी बडोनी जो हैं, हाँ जी, यही मैं फास्ट फ्रेंड, मैं इसी घर में रहा हूँ। अच्छा। उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं गांधी। हाँ जी। और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी उनको, मेरी समझ में वो MLA भी थे और बहुत अच्छे सुलझे आदमी। इनसे मैंने यहाँ नरेंद्र नगर में मेला कराया। पहली किताब मैंने अपने उसके तंत्र की लिखी। अच्छा, ये तंत्र के पौन धर्म के बारे में। पौन तंत्र इससे पहले भी लिखे छोटे मोटे, लेकिन पौन तंत्र मैंने पहले लिखे। मैंने इसलिए लिखा था पौन तंत्र। सर क्या होता है पौन तंत्र, मतलब तंत्र मंत्र? ये तंत्र में, और मैं क्योंकि मैंने, जैसे मैंने कहा, मैं तिब्बती भाषा सीखा ना। तिब्बती भाषा सीखने के सिलसिले में आपको टिप्टोलॉजी पढ़ना पड़ता था। लेकिन गुरु पद्म संभव पहले बौन तांत्रिक था। तांत्रिक तंत्र को वो कर लिया था, कश्मीर का था। आपको क्या लगता है सर, जैसे आपने ये बुक भी लिखी है, तंत्र मंत्र की विद्या मतलब है, ये एग्जिस्ट करती है? हाँ, अभी करती है। अच्छा। हाँ, देहरादून में प्रैक्टिस हो रहा है। अच्छा। अब गढ़वाल में हमारे जो बड़े बड़े लेखक, उन्होंने उसने कहा कि उत्तराखंड राज्य बन तो जाएगा, पहले बताओ राजधानी कहाँ होगी। क्योंकि उन दिनों ये वो था, विवाद था, राजधानी ये तो नैनीताल बनेगी या देहरादून। गढ़वाल वाले चाहते देहरादून बने, कुमाऊं वाले, तो ये झगड़ा था। तो इंद्रवन बडोनी उन दोनों प्रमुख था ये आंदोलन। तो उसने बहुत होशियारी से गैर डिक्लेयर करा दिया।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी सकलानी डीबीएम के खास प्रोग्राम विशेष मुलाकात में आज आपके समक्ष हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ सुरेंद्र सिंह पांगती जी मौजूद हैं, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और गढ़वाल डिवीजन के फर्स्ट कमिश्नर रह चुके हैं। उत्तराखंड बनने में पहले उत्तराखंड हिल काउंसिल में भी इनकी विशेष भूमिका रही है। पांगती जी दोस्तों एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय सेना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के पूर्व वह एक बहुचर्चित ऑथर के रूप में भी जाने जाते हैं, जिनमें से उनकी कुछ प्रचलित किताबें जैसे नंदा देवी, पौन धर्म और जौहर मुंसियारी काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराएंगे सुरेंद्र सिंह पांगती जी से और उनके जीवन का अनुभव आपके समक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीबीएम के इस खास विशेष मुलाकात के एपिसोड में। सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं आपके बचपन के बारे में जानने से कि आपका बचपन कब, कैसे और कहाँ बीता और किन परिस्थितियों में बीता। मैं गुलाम भारत में पैदा हुआ, तो आज भारतवर्ष आज़ाद नहीं हुआ था। 1940 में मेरा जन्म हुआ और उस समय हमारे लोग जो थे तिब्बत का व्यापार करते थे और मेरे पिताजी भी व्यापार करते थे। पूरे जोहार के जितने भी लोग हैं हमारे, छोटे बड़े, खुद व्यवहार करते थे। जिनके पास उतना धन नहीं होता था, वो जो अच्छे व्यापार, बड़े व्यापार थे, उनके साथ उनके सेवक बन के भी जाते थे, लेकिन जाते थे तिब्बत। तिब्बत का व्यापार उस काल में यद्यपि वो बड़ा रिस्की था, बहुत जोखिम भरा होता था, कई लोग वहाँ ख़त्म भी हो जाते थे उस भीड़ों में, लेकिन उस इतना लाभदायक होता था कि अगर आपने सही तरीके से व्यापार किया आओगे तो एक ही वर्ष में, हमारे यहाँ कहते थे, 1 साल के व्यापार करने से आप 2 साल तक बिना कुछ किए जिंदा आराम से रह सकते हैं। इतना पैसा होता था। उस धन के लालच में हमारे लोग इतना रिस्क ले जाते थे वहाँ। ये जगह कौन सी है सर आपका? ये मल्ला जोहार करके, मतलब अब ये कुमाऊँ का जो पिथौरागढ़ जिला है, उसके सीमांत क्षेत्र में जितने हमारे शौका लोग हैं, चमोली ज़िले में भी हैं और उत्तरकाशी में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पिथौरागढ़ ज़िले में है। सीमांत क्षेत्र के हमारे मुंशियारी है, धारचूला है, धारचूला के ऊपर ब्यास, चौदास, दारमा घाटी है। ये लोग सब तिब्बत व्यापार करके जाते थे, हमारे पिताजी भी जाते थे। और किन्हीं कारणों से सबसे ज़्यादा व्यवहार हमारे जोहार लोगों ने किया। अच्छा। यद्यपि हमारा रास्ता सबसे विकट था, 3 हाई पासेज क्रॉस करके जाते थे, लेकिन जो मंडी था तिब्बत का, ज्ञानेमा मंडी जो होता है, वो हमारी मंडी थी। ज्ञानेमा मंडी तिब्बत में सबसे बड़ी मंडी थी। तिब्बत में जितना व्यापार होता था, पश्चिमी तिब्बत में लद्दाख के बाद सबसे ज़्यादा व्यापार ज्ञानेमा मंडी होता था। और ये व्यापार किस किस चीज़ों में होता था? व्यापार करने में, जैसे उनके पास पश्चिमी तिब्बत में खेती नहीं होती, अनाज नहीं होता। अनाज उनका पहला उनकी प्रायोरिटी होती है अनाज। दूसरा, उनके यहाँ टेक्सटाइल नहीं होता है, ऊनी कपड़े तो बुनने थे वहाँ, लेकिन कॉटन भी चाहिए, वो उनके पास नहीं होता। तो मेनली अनाज और टेक्सटाइल ये उनको चाहिए होता था। ये उसके अलावा अन्य चीज़ें, यहाँ तक कि बांसुरी बजाते थे, लेकिन तिब्बत में बांस नहीं होता, तो बांसुरी बजाने के लिए वो नेपाल से कहाँ से वो बांस उलाते थे, बजाते थे। और तो इस चीज़ों में भी हमारे लोग सब चीज़ें लेके वहाँ जाते हैं। जितने भी आज के जो हैं इक्विपमेंट हैं, नए नए इक्विपमेंट है, चश्मा है और भी चीज़ें हैं, अंदर की चीज़ें हैं, वो भी चाहिए, उनको भी फैशन करना है, तो वो भी हमारे लोग जानते थे, वो भी लेके वहाँ जाते। पता नहीं होता है, तो इन चीज़ों को लेते थे। आते समय वहाँ से नमक, सुहागा और एक चीज़ वहाँ से आता था, उसको कहते थे स्वर्ण को, पिपीली का स्वर्ण। अच्छा। कहा जाता है कि थोकजलोम के इलाके में, तिब्बत का जो पश्चिमी तिब्बत का जो उत्तर पश्चिम का कोना है, वहाँ एक क्षेत्र है थोकजलोम। वहाँ कहते हैं कि वहाँ के धरती में अंदर वो सोने का खान है। अच्छा। लेकिन वो एक रेत का ढेर है उसके नीचे, तो उसके वहाँ से नीचे जाके खोद के वो ऊपर लाते थे रेत, पूरा ढेर, गोल्ड डस्ट कहते हैं उसका। वो गोल्ड डस्ट ऊपर लाते थे, फिर उसमें से नदी में बहा के
जो डस्ट है वो तो धुल के चला जाता था, सोने के टुकड़े होते थे वो अटक जाते थे, वो हैवी होता था, तो उसको ला के उसका व्यापार करते थे। तो उसका भी सबसे बड़े व्यापारी हमारे जोहार वाले थे, क्योंकि वो उधर से ज़्यादा आता था। तो ये चीज़ें वहाँ से आती थी। उसके अलावा फिर अन्य चीज़ें तिब्बत में जो होता है, छुरपी बनाते थे, वो वहाँ से लाते थे। याक भी हमारे जोहार वाले लाते थे, उसका क्रॉस ब्रीडिंग करके। यहाँ जब्बू आपने देखा होगा कभी कभी, जब्बू उसका क्रॉस ब्रीड, एक टिप्टन काव होता है, उसको जामो कहते हैं, उसके साथ याक का क्रॉस ब्रीड करके एक जब्बू पैदा करते हैं। जब्बू एक खच्चर की तरह है, वो खुद पैदावार नहीं कर सकता है, लेकिन वो सामान ढोने के लिए या सवारी के लिए बहुत मजबूत माना जाता है। वो भी लाते थे तिब्बत से। तो इन चीज़ों को ला के यहाँ बेचते। घोड़े लाते थे वहाँ, तिब्बती घोड़े। तिब्बती घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे पर्वतीय क्षेत्र में। तिब्बती घोड़े हमारे यहाँ के घोड़े से ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा श्योर फुटेड होते हैं। अच्छा, तो परिवार में आपका मतलब जो तिब्बत के साथ व्यापार था, हाँ, वो चलता था। ये चलता। तो सर आपके पढ़ाई लिखाई के बारे हाँ, में उसमें जो आपने कहा ना बचपन में, हाँ। बचपन में हम लोग ये, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी चलने में ही लगी रहती थी, माइग्रेट करते, 3 हमारा माइग्रेशन होता था, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। साल के 8 महीने, कई 8 महीने का समय आने जाने में बीतता था। तो बाहरी दुनिया की कोई जानकारी नहीं होती थी हमको, क्योंकि न कोई हमारे यहाँ आता था, न हम बाहर के उस टाइम पे फोन उस वगैरह इलाके भी में, नहीं। मल्ला जौहर के इलाके में हमारे अलावा कोई दूसरा निवास नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकते थे, इतना कठिन था। तो वहाँ था तो हम बिल्कुल एक क्लोज सोसाइटी थी, एक गुप्त सोसाइटी था, जिसका बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं। केवल हमारे जो बुजुर्ग थे वो व्यापार के लिए जाते थे, वो जाते थे कलकत्ता, इधर सामान वामान, उनको थोड़ा बहुत जानकारी होती थी, उनसे जितना सुनते थे उतनी मालूम होते थे, हमको मालूम नहीं होता। तो उस समय हम भी ये कल्पना करते थे, हमारे भी जो सपने होते थे, ये होता था अंततः हमने भी तिब्बत जाना है व्यापार के लिए। लेकिन बड़ा उत्साह होता था, ये था कि मैं ठीक तरीके से मजबूत हो जाऊँ, और जैसे लगभग 8-10 साल की उम्र में तिब्बत चले जाते थे लोग। अच्छा। मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, घोड़ा खरीद के लूँगा, सवारी होके आऊँगा, बस दैट वाज, इतना ही हम कल्पना होती है। आप तिब्बत गए हैं सर? मेरे लिए तय हो गया था कि 1958 में, मेरे ख्याल से, या 57 में मेरे लिए तय हुआ था, तब तक तुम जूनियर हाई स्कूल पास कर लो, लिखना पढ़ना थोड़ा हिसाब किताब लिखना सीख लो, उसके बाद तुमने तिब्बत जाना है, व्यापार करना है। मैं खुश था, मैं कह अब आएगा तब आएगा। लेकिन तब तक चीन का हमला होगा। अच्छा, चीन का हमला हो 1962 गया। के हाँ, आसपास। और हाँ। तिब्बत से तिब्बती लोग भागे, तिब्बत का व्यापार खत्म हो गया। बहुत सारे हमारे तिब्बत के व्यापारियों का लॉस। बहुत सारा सामान तिब्बत में छूट गया। अच्छा। होता क्या था, सामान ले गए यहाँ से, इस साल बिक गया तो बिक गया, नहीं बिक गया तो जो अपना मित्र होता, हमारा एक फ्रेंड होता था, उसके घर में उसे जमा करते थे, क्योंकि वो क्यों वापस लाना है, फिर वो वापस लाओ इतना, अगले साल फिर बेचेंगे। तो आखिरी साल जब वो वापस आया, वापस दोबारा नहीं आया, तो वो सब सामान वेस्ट हो कहाँ गया। गया, वो छूट गया। उसकी कोई आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका भरपाई नहीं किया। हमारे लोगों ने लिस्ट की दिए बहुत सारे, इतने हमारा सामान बहुत छूट लॉस गया। हुआ होगा। उस समय खैर नया नया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझ में नहीं आएगा कितना दे कितना नहीं दे। उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। बल्कि एक व्यक्ति का तो उसने कितने घोड़े, कितने क्या कहते हैं, लूट के भी ले गए थे। तिब्बत में डकैती बहुत होती थी, डकैती में भी हमारे बहुत लोगों ने सामान खोया। एक डकैती में बहुत बड़ा किस्सा है उसका, कभी आएगा तो उसका, वो बहुत पूरे कुमाऊं में वो बहुत तक प्रचलित रहा। एक व्यक्ति ने उसको पीछा किया, उन डकैतों को, और कुछ तो उनसे वापस लिया। तो उन डकैतों का जो सामान उन्होंने लूट के दिया, उनके घर में आज उनके एक ट्रॉफी की तरह रखा, उन्हें यूज नहीं करते। अच्छा। सिंपल है, वो एल्यूमिनियम के पुराने इतने बड़े बड़े बर्तन, वो भाग गए, वो उठा के लिया, और उसको यूज तो कर नहीं सकते, बेकार हो। आज तो उसे बढ़िया बढ़िया बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन ही यूज नहीं करता कोई, अब तो स्टेनलेस स्टील आ गया। लेकिन वो एक नमूने के लिए जो वहाँ का कोई वो होता, मेला होता है, उसको कहते लाओ, उसको दिखाओ। तो सर जैसे अभी ये आपका व्यापार, आपने सोचा था कि चलो हाई स्कूल अपना हो गया और हम तिब्बत जाएंगे, उसी समय इंडो चाइना वॉर छिड़ गया, तो उधर के बाद से फिर आपका ये इंडियन आर्मी का सफर कैसा उसके बाद ये हुआ कि अब एक ही जरिया रह गया हमारा, खेती हमारे पास है नहीं, कोई और उद्योग हमारे पास है नहीं, और कोई काम आता भी नहीं था हमको। हम तो केवल तिब्बत का व्यापार और उन्हीं का सामान बेचना जानते थे। तो उसमें ये हुआ कि पढ़ लिख लो, जूनियर हाई स्कूल कर लो, हाई स्कूल कर लो, किसी तरह से
चपरासी बन जाओ तो तनख्वाह मिलेगी, उसे तुम विल सस्टेन। तो पढ़ने लग गए। अब पढ़ के हम यही कल्पना करते थे कि मैं ये करूँगा। तो अब हम देखते थे सरकारी कर्मचारी होते, बाबू होते थे, चपरासी होते थे, उन्हीं से मुलाकात होती थी। तो उनको पूछते थे, अरे कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? बोलता मुझे 150 रुपये मिलते। अरे मुझे भी मिलेगा 150 रुपये। उन दिनों इतनी तनख्वाह होती है। आपको बाबू होगा होता मुझे 500 रुपया मिलते। तो नहीं 500 रुपया तो बहुत है, पढ़ो। तो पढ़ के हम नौकरी के चक्कर में रहे। नौकरी में रहे तो उस समय एक वो हुआ, जब चीन ने तिब्बत में हमला किया तो जिन लोगों को तिब्बती भाषा आती थी उनको आईबी में जल्दी अच्छे पद पर नौकरी मिल जाती, सब इंस्पेक्टर पद मिलता। तो हमने भी सोचा यार थोड़ा बहुत तिब्बती तो आती है हमको, आती तिब्बता आते हैं, उनसे बोलते हैं, हमारे जो बुजुर्ग बोलते हैं उनके द्वारा। तो क्यों नहीं हम थोड़ा बहुत और अध्ययन करके तिब्बती सीखें तो हमको भी फटाफट नौकरी मिल जाएगी। एक दो हमसे हमारे साथ पढ़ने वाले उनको मिल गया था, वो भी उदाहरण था। वो भी कहते थे यार तुम भी तो जानते करो। तो तिब्बती सीखने के लिए मैं कालिम्पोंग गया। अच्छा। कालिम्पोंग गया और थोड़ा बहुत आता था। वहाँ ने लिखना पढ़ना सीखा, मैंने लिखना पढ़ना सीखा। तो कालिम्पोंग ही क्यों आपने चुना सर? तिब्बत देखो एक चीज़ हुआ, ये कम लोग जानते हैं। दलाई लामा जब भाग के आया था तिब्बत से, लोग समझते हैं तभी तिब्बती आए, नहीं, उससे पहले भी आते रहे। क्योंकि चीन का हमला तो बाद में हुआ, लेकिन तिब्बत में आपस में उनका लड़ाई झगड़ा चलता रहा था। एक राजा ने दूसरे हमला कर दिया करते। तो जो हार जाता था वो भाग के यहाँ आता था इंडिया में, या भाग के चाइना में, मंगोलिया में चलते थे। तो बहुत सारे तिब्बती आए थे। सब तिब्बतियों के लिए सबसे आसान जो दर्रा था क्रॉस में वो नाथुला है। अच्छा। नाथुला केवल 14,000 है और रास्ता बहुत आसान। मैं क्रॉस नाथुला मैंने क्रॉस किया। तो वहाँ आया, तो वहाँ से आए वो कालिम्पोंग सबसे नज़दीक है। कालिम्पोंग से तिब्बत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। उसमें हमारे राजस्थान के मारवाड़ी जिनको कहते हैं, उन लोगों की पूरी वहाँ प्रॉपर्टी है। अच्छा। तिब्बत में। अच्छा। उनकी दुकानें हैं। अच्छा। कुछ मारवाड़ी तो 12 महीने वहीं रहते थे तिब्बत में, और तिब्बती भाषा भी सीख, उनकी इतनी बढ़िया तिब्बती भाषा जानते हैं। तो वहाँ थे। तो कालिम्पोंग एक अच्छा जगह मिल गया तिब्बतियों को, वहाँ रहते थे। एक धांडो रिम्पोचे आया वहाँ, तो पहले आ गए थे। तो धांडो रिम्पोचे जो तिब्बत से भाग के आए थे बच्चे, और उनकी शिक्षा कोई व्यवस्था नहीं। वो भाई उनको तिब्बती भी सीखना है, लामा धर्म भी सीखना है, अब यहाँ आके उनको साइंस भी सीखना है, अर्थमेटिक। तिब्बती शिक्षा में केवल धर्म, भाषा और ये बुद्धिज्म के कुछ पाठ पढ़ाए जाते हैं, बाकी इतिहास भी नहीं पढ़ाते ढंग से। अच्छा। अब यहाँ के बच्चों को तो अगर कम्पीट करना है तो उनको सब कुछ सीखना पड़ेगा। अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी, गणित भी सीखना। गणित नहीं सीखते हैं, गणित भी सीखना थोड़ा सा रटके दो पहाड़ी सीख लेना बस इतना। और अब लेकिन बीज गणित, रेखा गणित, हम क्या गणित हैं ये नहीं आता था, तो वो कौन सिखाएगा उनको, ये होता था। तो आप कालिम्पोंग हम गए, वो तिब्बती भाषा भी सिखाते थे उन बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। हम छोटे बच्चे उनके तिब्बती भाषा सीखते थे, जैसे वो रटते थे हम भी वैसे पढ़ते थे, खा गाँगा तो करते थे। खैर फॉर्चुनेटली देखा, आपको तो पता, आप लोगों को मालूम होगा, तिब्बती भाषा का जो स्क्रिप्ट है, तिब्बती भाषा भी और तिब्बती भाषा का जो स्क्रिप्ट है वो हमारे भारत की स्क्रिप्ट पर वर्णमाला बनी उनकी। जैसे अच्छा। मैं का खा ग घा कहते हैं ना, उनके का खा गा घांगा है। अच्छा। उसी तरह से हर एक वर्ण में एक अक्षर मिसिंग है उसका, क्योंकि उच्चारण नहीं है उसका, वरना वो भी है। तो वो सीखने में आसान होगा हमारे लिए। मात्रा थोड़ा सा हमने नीचे लगाते हैं, वो लगाते हैं, वैसे वो भी नीचे ऊपर लगाते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से लगाते हैं। वो सीखना आसान था, हमने भी सीख लिया। तो तिब्बती भाषा में जब हुआ तो इसी बीच जो धांडो रिम्पोचे थे, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, और उनको जब हिंदी पढ़ाना, तो हिंदी की टीचर की बहुत तनख्वाह मांगता था, इंग्लिश वाला और ज़्यादा मांगता था। तो उन्होंने हमको कहा 25 रुपया पर मंथ हम फीस देते थे। तो उसने कहा मेरे बच्चों को तुम हिंदी पढ़ा दो, अर्थमेटिक पढ़ा दो, अंग्रेजी पढ़ा दो, तो मैं 75 रुपया पर मंथ तुमको दूंगा, और तुम्हारा 25 रुपया जो फीस है वही माफ। अरे हमारी चांदी हो गई। हमने कहा तो फीस दे के पढ़ने आए थे, हमको तो वहाँ नौकरी मिल गई। तो 25 रुपया माफ हो गया, 75 रुपया तो 100 रुपया का प्रॉफिट हो गया। आपका मैंने किसी इंटरव्यू में देखा था सर कि कालिम्पोंग में शायद आपके रिलेटिव्स भी रहते थे। हाँ, मेरे जीजा जी सर्वे ऑफ इंडिया में, जो जलकर सर्वे ऑफ इंडिया में सीनियर ऑफिसर थे, वो डेपुटेशन में भूटान में सर्वे करने गए थे उन दिनों। भूटान में उनकी ड्यूटी लगी थी 3-4 महीने के अंदर। ग्लेशियोलॉजी के एक्सपर्ट थे वो, इज नो मोर। तो उनके वो हमारी दीदी भी ख़त्म हो गई,
तो दीदी उनको, अब भूटान में तो स्कूल थे नहीं, तो अपने बच्चों को, अपने देवरों को, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए वो कालिम्पोंग में रहे, किराए में तो लिया आप उन्होंने। भी फिर उनके साथ रहते हाँ, थे? लिया ताकि बच्चों को पढ़ाते। वहाँ कालिम्पोंग में अंग्रेजों के ज़माने के बने हुए हैं पब्लिक स्कूल, बड़े अच्छे अच्छे हैं। तो मैं वहाँ गया तो मेरा भी काम हो गया, मैं उन्हीं के साथ खाता था मुफ्त में, और 75 रुपया जेब में और अपना पढ़ाते थे वहाँ, अच्छा रहता था। और क्योंकि तिब्बती बच्चों को हम अपनी तरफ से सिखाते थे। तिब्बती जो शिक्षा का पद्धति है वो है इटोरियन, मार पीट करके। अच्छा। बहुत बच्चों को इतना पीटते थे, मार पीट कर सिखाते थे। हमने कहा यार ये तो गलत तरीका है, जो मार से जब उसको नहीं आता प्यार से सिखाओ। वो बोला नहीं, ये नहीं मानेगा, तो मारते थे। बिल्कुल मेरे सामने वहाँ लड़कों को चाबुक से मारे। तो हमको लेकिन हमका इनके उसमें इंटरफेयर नहीं करते, हमको निकाल देंगे। चुपचाप रहते थे। तो हम प्यार से सिखा देता हूँ, तो प्यार से सिखाते, तो प्यार से सिखाओ, बच्चों को ज़्यादा सीखता हो जल्दी। तो सिखाते थे इसका अर्थ ये होता है, इसका होता है, और ये अंग्रेजी हिंदी में परफेक्ट हो गए। तो ऐसे आपने तिब्बतन लैंग्वेज का तो मैंने अध्ययन तिब्बती किया। लैंग्वेज हम तिब्बती लैंग्वेज में परफेक्ट हो गए, वो हिंदी अंग्रेजी में परफेक्ट हो गए। और फिर यहाँ से इंडियन आर्मी तक का कैसा रहा? उसमें ये हुआ, अब चाइना ने हमला कर दिया वहाँ। अब चाइना ने हमला कर दिया तो ये हुआ कि भाई IB जो वहाँ जो है गुप्तचर जो हमारे विभाग है हमारे, उसमें जो तिब्बती भाषा जिनको आती थी उनको प्रेफरेंस देने की बात आई। अच्छा। और हम तो नौकरी ढूंढ ही रहे थे, तो हम क्योंकि तिब्बती भाषा जानते थे, हमने अप्लाई कर दिया कि भाई ये कह रहे हैं। और जब इंटरव्यू आया सबसे पहले हमको बुलाया, ये तिब्बती भाषा जानते हैं, ये भी कह रहे हैं लिखना भी जानते हैं, लिखना पढ़ना भी जानते हैं। सीख लिया था। एक मैं था, एक मेरा दोस्त था भूपेंद्र सिंह रावत था, दो थे हम। तो गए वहाँ, तो इंटरव्यू में बुलाया, तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ो। हमने पढ़ा, और वो फॉर्चुनेटली वो जो लिख के उसमें आया था मैगजीन में, जो तिब्बतन भाषा में मैगजीन आया था, उसमें लिख के आया। वो जो हिंदी अंग्रेजी अखबार में 2-3 दिन पहले रिपोर्ट हो चुका था वो समाचार। मैं वो पढ़ा, मैंने पढ़ने को तो आसान था, पढ़ दिया, लेकिन उसको असली मीनिंग नहीं आती थी, इतना तो जानते नहीं थे। तो जो हिंदी अंग्रेजी में पढ़ा था वो मैंने बता दिया। अच्छा। ये तो वो इंटरव्यू वालों ने जो सोचा कि भाई इसने बिल्कुल सही बता दिया। तो किस्मत भी ऐसा है कि हमारे बुजुर्गों की कुछ किया होगा, पुण्य कमाया, उसका फल मिला हमको शायद। जो मैं चाहता था वही वहाँ पढ़ने को कहा गया मैं, और वही मैं पढ़ के आया था, उसमें जवाब दे दिया, खुश हो गया के लिए बना। तो ऐसा होता रहा। तो इसलिए अब IB में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बल्कि सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग का कॉल भी आ गया था, वहाँ आओ रिपोर्ट करो। तो आपने पहले ज्वाइन IB में किया सर? नहीं, IB में तो मैं बाद में गया ना, IB में नहीं, इंटेलिजेंस कोर। अच्छा। हाँ, फिर फौज में गया मैं। फौज में गया, अब वो इमरजेंसी लग गई, क्योंकि तिब्बत में कब्जा कर दिया इमरजेंसी कमीशन। अब इमरजेंसी कमीशन में मुझे भी नहीं आता था फौज में कैसे जाते हैं, कहाँ अप्लाई करते। तो हमारे जीजा जी थे, वो जानकार थे, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, बहुत पुराने ज़माने के। लखनऊ यूनिवर्सिटी के फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे, हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, और जियोलॉजी में कहते हैं कि ग्लेशियर सबसे ज़्यादा हमारे हिमालय में है। ग्लेशियरोलॉजी में उनका इंटरनेशनल रिपुटेशन था, उनका बहुत पढ़े लिखे थे। उनके पिताजी टिब्बतन ट्रेड एजेंट रहे थे उस जमाने में। अच्छा। और वो भी अंग्रेज के ज़माने के राय साहब फैमिली से थे। उनके दादा को राय साहब की बदली मिली, तो अच्छे घर के थे। हम तो मीडियम से भी नीचे, लोअर मीडियम क्लास के थे, वो अपर क्लास में थे। तो वो उनको पढ़ाया था। तो उन्होंने मुझे कहा क्यों सब कमीशन में, इमरजेंसी कमीशन क्यों नहीं अप्लाई कर रहा? मैंने कहा मुझे तो आता नहीं, कहाँ से होने का। अभी मैंने किसी को टेलीफोन किया, वो फॉर्म आ गया। अच्छा। और भरो इसको, भर दिया, भेज दिया तो 1 हफ्ते के अंदर आ गया। आर्मी रिक्रूटमेंट। में उसमें क्योंकि इमरजेंसी थी ना, चाइना ने हमला कर दिया, वहाँ लड़ने जाना। और मैं एकदम हफ्ते भर में कॉल आ गया। पहले रिटन टेस्ट ओरल क्वालिफाई कर लिया, कॉल लेटर आ गया। हाँ, और कॉल लेटर आ गया, पूना में रिपोर्ट करो। अच्छा। अब मैं था कालिम्पोंग में, कॉल लेटर आया वहाँ मुंशियारी में, वहाँ का होम एड्रेस वहाँ का था, वहाँ पे जाना। अब मेरे पिताजी ने वहाँ से टेलीफोन किया किसी तरह से, यहाँ आया क्या करूँ? मैंने कहा उसको किसी तरह से आप बाई पोस्ट यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो, या उसकी कॉपी पोस्ट पहुँचने में भी समय लगा या उसमें लिख दो, टेलीग्राम में लिख दो, इसमें ऐसा 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 लिखा है। टेलीग्राम आ गया मेरे पास। वो टेलीग्राम लेके मैं वहाँ गया, पूना गया। मैं 3 दिन देर से पहुँचा, क्योंकि सूचना देर से मिली।
फिर ट्रेन में घूमे ही नहीं थे उतने उस समय, बहुत ही कम। जो कालिम्पोंग पहुँचने के लिए एक बार दो बार गए थे, बाकी ट्रेन में कैसे जाते हैं। पूना गए, फिर पूना में जब वहाँ गया मैं तो टेलीग्राम लिख के गया, और मैं 3 दिन बाद आया था। अब वो मैं अपने कपड़े पहन के गया था, अब इसको कपड़ा नया, वहाँ फौजी कपड़ा इश्यू होना है। अब आया तो अब अब हम एकदम से नहीं कर पाया, इसमें अपना स्टोर खोलेंगे तब देंगे। तो मैं कालिम्पोंग में था तो वहाँ तिब्बती सीखने के साथ साथ मैंने नेपाली भी वहीं सीखा। अच्छा। तो वरना मैं नहीं जानता था नेपाली, कुमाऊनी बोलते थे। कुमाऊनी और नेपाली में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं 1 महीने में परफेक्ट हो गया था नेपाली में। अब भी मैं देहरादून के नेपालियों से अच्छी नेपाली बोल सकता हूँ। तो कभी शब्द 1-2 शब्द में पूछना हो तो वो नहीं बता पाते हैं। तो ये हुआ तो वहाँ नेपाली भी सीखा मैंने। तो अब ये हुआ तो गोरखा पलटन में मेरा नंबर आ गया। अच्छा, तो गोरखा रेजिमेंट आपको मिला? उसमें भी 3rd ईयर मिला, थर्ड ईयर में मेरी पोस्टिंग हो गई। अच्छा। ये हमारी ये पलटन पहले रामगढ़ था, ये रांची के नज़दीक, वहाँ थी। मुझे वहाँ रिपोर्ट करना पड़ा। और लकीली क्या हुआ, जिस दिन मैंने रिपोर्ट किया अपने पलटन में, नहीं उन दिनों वो वहाँ था, आसाम में था, रंगिया के पास वहाँ था। लकीली मैंने जिस दिन रिपोर्ट किया उन दिनों दशहरा चल रहा था। अच्छा। तो सब लोग दशहरा सुनने के लिए हंसी, वहाँ डांस देखने गए थे। और वहाँ मुझे एक ट्वाइस ही मिला, हमारे बहुत अच्छे कर्नल इंदर सिंह थे। उसने कहा बेटा क्या हो रही है, तो उन्होंने मुझे दारू पिला दिया। पहली बार मैंने दारू पिया उनके साथ। अच्छा। अब मैंने कहा यार मैं मना करता हूँ, तुम कहीं नाराज हो जाएंगे, क्या करूँ, पिया नहीं हुआ। और मैंने कहा चलो पी लेते, आप जो कर रहे हैं तो मना कर भी नहीं कर सकते। अच्छा तुम पीते हो? और मैंने हाँ तो कहता ये तो पीता शायद पिला उसका। तो उस दिन दारू पीना भी शुरू कर दिया। तो फॉर्चुनेटली वहाँ भी क्या होता है, जैसे रैगिंग होता है ना कॉलेज में, वैसे वहाँ भी रैगिंग होती है वहाँ भी। तो जो जितने भी सीनियर ऑफिसर थे, सीनियर सबाल्टर्न का जितने थे, वो भी वहाँ डांस कर रहे थे, मस्त थे। तो लकीली उन्हीं दिनों इंटेलिजेंस कोर नया बन रहा था। इंटेलिजेंस कोर पहले नहीं था। नया था तो उसका सर्कुलर आया, सारे जगह जो आना चाहते हैं उनको भेजो। मेरे पास गया, मैंने एकदम से पहले मतलब उसी के महीने भर के अंदर जब इंसिडेंट हुआ, महीने 1.5 महीने के अंदर आ गया। अच्छा। मैंने ऑप्शन दे दिया। तब सब ये जितने अधिकारी थे मेरे पीछे हो गए, क्यों दिया तुमने ऑप्शन, क्यों दिया? क्योंकि मैं फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा था, वॉलीबॉल खेलता था, मैं बास्केटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता था। आई वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। मतलब बेस्ट प्लेयर क्या, जो और खिलाड़ी थे उनसे भी अच्छा खेलता था। ऐसे करके आपने इंटेलिजेंस कोर ज्वाइन कर लिया? मैंने ऑप्शन दे दिया तो मेरी वो हो गए। लेकिन मेरी पोस्टिंग होगी डिबेट क्वार्टर में एक सेक्शन था हमारे इंटेलिजेंस कोर का, जो नया अभी पहले तो टेम्प्रेरी बना था, बाद में वो कोर बन गया था। तो वहाँ उस सेक्शन को, उनका हेडक्वार्टर था रांची में। लेकिन उस समय ये था वहाँ मुझे भेजा उन्होंने, वहाँ क्या होता पाकिस्तान बॉर्डर में। तो वहाँ मुझे भेजा उसका डिटैचमेंट का हेड बनाने के लिए। वहाँ ब्रिगेड था, उसने अटैच कर दिया। अच्छा, इंटेलिजेंस कोर का क्या काम होता था सर? इंटेलिजेंस कोर का जितने भी इंटेलिजेंस है आप कलेक्ट करो। अच्छा, इन्फॉर्मेशन करेगा। तो उसमें यहाँ तक है कि आप कोई जैसे ईस्ट पाकिस्तान था, उन्हें पाकिस्तान में हमारे IB वालों के अपने एजेंट होते थे पहले से ना, संबंध हो गया, उसका कुछ पैसा दे दिया के वो करके लाभ करके वो जाता था अपने देश, वापस आता था। तो उसके माध्यम से सूचना इकट्ठा करते थे। तो सर फिर ये इंटेलिजेंस कोर से फिर आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ कैसे हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अब एक फैसला लिया गया था उसमें। ये था इंडियन आर्मी में जो इमरजेंसी कमीशन में ज़्यादा लोग भर्ती कर दिए उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान का खतरा था, जो ज़्यादा अधिकारी चाहे तो ज़्यादा भर्ती कर दिया। तो एक स्टेज में ऐसा आया कि ये जो इतने लोग हैं, पहले तो इन सभी को प्रमोशन मिलेगा नहीं। इनके जिनको प्रमोशन मिल जाए वो तो खुश हो जाएंगे, जिनको नहीं मिला उनको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो आर्मी में फ्रस्ट्रेशन होना बहुत खतरनाक है। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन आएगा तो उससे प्रशासन में दिक्कत आएगी, वो सीनियर होगा जूनियर से आगे चला जाएगा, कैसे लेंगे। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि जब ये रिटायर होंगे, उस समय लगभग एक ही एज ग्रुप के हैं, जब एक ही साथ खाली हो जाएंगे तो इतने पद खाली हो जाएंगे। तो ये एक निर्णय लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर कि इनकी स्क्रीनिंग करो, कम करो इनको, शॉर्टलिस्ट। आप स्क्रीन करो। तो उन्होंने कहा इतने निर्णय देखो, इतने
जब हमको आवश्यकता थी इन्होंने अपने जान जोखिम में डालने के लिए आया, कई लोग मर भी गए बेचारे, शहीद हुए, हमारे साथ के कई लोग शहीद हुए, हम भी मर जाते अगर क्या बताओ लड़ाई होती, लड़ाई हुई नहीं तो बच गए हम। तो हमारे सीट रिजर्व किए गए थे पैरामिलिट्री फोर्सेज में, ITB में, BSF में वगैरह और जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें सीट रिजर्व किए गए। मुझे याद है कि IAS और फॉरेन सर्विस में 20%, अच्छा और सेंट्रलाइज सर्विसेज में 25% और IPS में 30% सीट रिजर्व किया था। अच्छा, तो उसमें अप्लाई को फिर आपने उसमें अप्लाई कर मैंने दिया? अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो उसमें फॉर्चुनेटली इंटरव्यू वगैरह में पास हो गया, मैं निकला, और मैंने मेरा फर्स्ट चॉइस IPS था, क्योंकि मुझे तब ये मालूम नहीं था IAS क्या होता है, IPS इतनी जानकारी नहीं थी। हमने कहा है जो, हमने कहा तो यूनिफॉर्म पहनने वाले थे, पुलिस भी यूनिफॉर्म पहनता है, वहाँ जाएंगे, IPS दे दिया। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट चॉइस दे के मुझे IPS दे दिया। अच्छा, जबकि मैंने क्वालिफाई छः लिस्ट निकलता था उसमें, हाँ जी, 6 के 6 लिस्ट में मेरा नाम था और टॉप में था, और उसमें IPS दे दिया। तो कौन वहाँ सा हमारे काडर था सर आपका? तो लोग मुझे चढ़ाते थे, एक ऐसा बेवकूफ़ है, IAS में क्वालिफाई किया और IPS का ऑप्शन दिया वहाँ पे। तो मैंने वहाँ का जो डायरेक्टर थे, मसूरी के डायरेक्टर थे, हमारे यूपी का के सीनियर ICS ऑफिसर है, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, बहुत भले आदमी थे। तो एक दिन इंटरव्यू करते थे वो प्रोफेशनल को, मेरा नंबर आ गया लकीली, वहाँ भी किस्मत में, औरों का नंबर नहीं आया, वो लॉटरी से होता ना, खट में ना, मुझे बुला कि, तो उन्होंने कहा कि एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है तेरी तो बताओ। मैंने कहा सर एक समस्या है, क्या है? मैंने पूरी कहानी बता दी, मेरी गलती से मुझे IPS में, मुझे IAS में क्वालिफाई। अरे ऐसा हो गया, कैसे, हाउ कैन आई डू इट? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं था, मैंने ये कहा ओके आई विल गो एंड सॉर्ट इट आउट। वो गया दिल्ली गए, वहाँ उनको बता दिया, ऑर्डर चेंज करे और आपको हाँ ये उनको मैंने एप्लीकेशन दे दिया उनको, हाँ, उनने फिर IAS दे दिया। तो अब आपको IAS कार्ड है? IAS में भी शर्त रखा उन्होंने, हाँ, उन दिनों फाउंडेशन कोर्स, 2 कोर्स थे, फाउंडेशन कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स होता था, 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स के बाद ब्रेक होता था। वो फाउंडेशन कोर्स कर रहा था, तो उसमें मैं IPS में था, उसी में उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि हमने इनका IPS से कैंसिल करके IAS में इसको दे दिया है, लेकिन इस वर्ष क्योंकि ट्रेनिंग शुरू हो गई है, इसलिए इस वर्ष के बैच में इनको नहीं रख सकते हैं, नेक्स्ट इसलिए अगले वर्ष क्यों आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर तो आ गया, लेकिन अब 1 साल वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके बाद मैं 8 महीने में, लगभग 8 महीने घर रहा, अपनी बीवी की नौकरी करता रहा। वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो किसी ने मुझे कहा कि भाई ये तो लिखा हुआ है, अभी तुमको मिला तो नहीं, कल ये मुकर गए तो। मैंने कहा ये भी सच कह रहा है यार, क्या बताऊँ। मैं दिल्ली गया, अगले साल का भी मैंने दोबारा टेस्ट अपियर हुआ। अच्छा, फिर से दिया? फिर दिया, मैंने कहा क्या बता, इन्हें झोंक धोआ दे तो दूसरे साल से कुछ हो जाएगा। तो इंटरव्यू में गया, तब तक मैं गया वहाँ मिनिस्ट्री में, मैंने वहाँ गया, पहले उनके सेक्शन ऑफिसर ऊपर के अधिकारी को मिला, उन्हें नीचे सेक्शन में भेजा मुझे। सेक्शन ऑफिसर ने वो बाबू को बुला, फाइल दिखा, उसने फाइल में दिखा, आपका तो हो गया है, क्लियर है। मैंने कहा चिट्ठी दे दोगा? मैंने चिट्ठी भी भेजेंगे, आपको मिल जाएगा। तो ये देख के मेरा जब दूसरे साल का फिर मैं क्वालिफाई किया, और 6 के 6 लिस्ट में तो नहीं आया मेरा, एक ही लिस्ट में मेरा नाम आया। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया वहाँ दिल्ली गया, तब तो वो चिट्ठी मिल गई थी मुझे, तुम्हारा यहाँ हो गया करके। तो वहाँ गया तो इंटरव्यू में मुझे पूछा उन्होंने, तो मैंने उनको कहा साहब मेरा तो सिलेक्शन हो गया है इसमें। तो उन्होंने कहा तुम आए क्यों हैं? मैंने कहा साहब आपने बुलाया इसलिए, रेलवे पास दिया आपने, मुफ्त में मैं यहाँ आ गया घूम के। तो अच्छा कहना ठीक है, ओके देन गो। केवल 5 मिनट में होगा, अदरवाइज वहाँ कायदा ये है, नियम ये है, किसी भी कैंडिडेट को कम से कम आधा घंटा तुम्हें रुकना, वो जवाब दे या न दे, चाय पिलाते हैं, करते प्यार से बात। तो लगभग आपने जो ये एग्जाम निकाला था सर, तो ये कौन सी ईयर की बात है? 5 मिनट मुझे वहाँ से उठा देना। तो मैं फिर यार मैं कहा ये पता नहीं लेकिन अब एक बार दिखा दिया उसने। तो फिर दोबारा आया था, लेकिन मुझे फिर सीनियरिटी का प्रश्न आया उसमें कि मुझे एयर ऑफ सीनियरिटी मुझे उसी अनुसार मिलना चाहिए। तो मैंने वो किया, अपना प्रोटेस्ट किया। ये कौन से ईयर की बात है सर? ये हुआ था 59 70s नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा। 65 मुझे लग रहा है, वॉर, ये इंडो चाइना इंडो पाक वॉर के बाद, यानी 67 68 के के बाद हुआ आसपास। था, मुझे अब ये इतना याद नहीं आ रहा। तो आपने मतलब 5 साल सर्विस, वहाँ बाद में, हाँ जी, अभी अब मेमोरी भी खत्म हो गई।
तो आया तो खैर उसमें हो गया, फिर उसमें फिर मेरी सीनियरिटी भी मुझे पूरी मिल गई। तो पहले Back- आपको फिर back- यूपी कार्डर मिला यूपी शायद। में। हाँ उसमें भी अब किस्मत होता ना, यूपी उसमें पहले तो होता था कार्डर, आपको होम कार्डर मिलना बहुत मुश्किल होता था। मैं तो आई वाज प्रिपेयर टू गो एनीवेयर, और मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया, लेकिन फर्स्ट चॉइस था मेरा यूपी। और मेरा नंबर पता नहीं कैसे वो यूपी में आ गया, तो यूपी में मिल गया। उसमें भी क्या गया, लखनऊ में पोस्टिंग होती उन दिनों, जो नए आईएएस अफसर आते थे यूपी कैडर में, उनको पहाड़ की पोस्टिंग नहीं देते थे, इसलिए कहते पहाड़ में काम ही नहीं होता, क्या सीखेगा ये, इसलिए प्लेन्स में देते। अब यहाँ मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, मैं वाइफ टीचर थी वो मुनस्यारी में, उनको तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, तो उसको इलाज के लिए मुझे लखनऊ लाया मैं उसको। तो लखनऊ के डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि भाई इनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया है, इनको अगर इलाज करना है तो पहाड़ ले जाओ। अब पहाड़ में पोस्टिंग बैन था हमारे लिए। अच्छा, तो कहाँ मिला सर उत्तराखंड में? पोस्टिंग चमोली चमोली जिला। चमोली जी। कैसा रहा सर ये आपका पूरा जो प्रशासनिक जो जीवन था, जो पूरा आपका ये प्रशासनिक जीवन था, एक आईएएस के रूप में आपने पूरा जो अपना जीवन निकाला, उसको नटशेल में आप उस एक्सपीरियंस को इसमें कैसे? ऐसा हुआ, मुझे चमोली मिला, तो वहाँ डीपी आर्या हमारे जिलाधिकारी थे, बहुत भले आदमी थे, वो पीसीएस से प्रमोटर थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। तो उसने मुझे वहाँ कर दिया जोशीमठ, एसडीएम जोशीमठ। जोशीमठ का चार्ज जो था इंडिपेंडेंट चार्ज था। अच्छा। वहाँ एसडीएम वाज ऑल एंड ऑल। अच्छा। क्योंकि उन दिनों चाइना के डर से जो बॉर्डर की जो तहसील थे, उनको आईएएस ऑफिसर के डायरेक्ट कंट्रोल में पूरा दे दिया था। वहाँ की विकास कार्य, उन्हें जितने भी डिपार्टमेंट है सब उनको रिपोर्ट करना पड़ा। वहाँ भेजे तो वहाँ भी मैं बड़ा बॉस बन गया, बट आई वाज सक्सेसफुल दो से। मैंने वहाँ बहुत अच्छे से काम किया। अच्छा। जो ऑली में स्की का स्लोप है आज इतना है। अच्छा। उसकी खोज भी हमने की। आई वाज स्केयर इन आर्मी सर, आर्मी मैंने इसकी कोर्स कर चुका था मैं। अच्छा। तो मैंने कहा इतना बढ़िया है। तो सर जो टिहरी डैम जो हमारा एशिया का लार्जेस्ट डैम है, उसमें भी आपकी कुछ भूमिका थी सर? उसमें जिसमें ये टिहरी डैम का चल रहा था, जब मैं यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई टिहरी डैम डिस्ट्रिक्ट में से टिहरी के, उससे पहले कई फैसले हो चुके थे। हाँ जी। और उसमें टिहरी डैम का जहाँ पर वो शिलान्यास होना था उसका फैसला हो चुका था। टिहरी डैम का एक चीज़ जो शायद लोगों को मालूम नहीं है, पहले इस डैम का ऊंचाई इतनी नहीं थी, इससे लगभग 22 मीटर नीचे था, इतना ही छोटा बनना था। फिर बाद में जो स्पेशलिस्ट आए, उन्होंने कहा यार तो इतना बढ़िया लोकेशन है, इतना खर्चा हम कर रहे हैं, और इसका डैम का जो साइज इतना नैरो है, इतना बढ़िया है, तो बहुत आसानी से हम यहाँ पर इतना बड़ा लेक बना सकते हैं। तो उन्होंने 22 मीटर ऊपर कर दिया। तो उसमें बहुत लोगों को गलतफहमी हुई। जैसे अगर नीचे होता तो बहुत सारे ज़मीन, वहाँ एक फुटा ये उत्तरकाशी जाने वाला जो मैदान था, वो डूब क्षेत्र से ऊपर आ रहा था। तो वहाँ के खेत वालों ने वहाँ कितने प्लॉट खरीद लिया कि मैं होटल बनाऊंगा, ये करूँगा वगैरह। जो 22 मीटर ऊंचा हुआ तो डूब क्षेत्र में आ गए। बल्कि वहाँ एक पेड़ था मेरे ख्याल से पीपल का था। उस पेड़ के नीचे एक साधु ने तपस्या की, ऐसी कहानी बताई उन्होंने। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कभी तपस्या नहीं की, लेकिन वहाँ लोगों ने कहानी बताई कि यहाँ पर तपस्या के, और उसके एक वो बना दिया, संगठन बना दिया ना, रजिस्टर कर दिया उसी साधु के नाम पर, कि ये उस साधु के नाम पर यहाँ पर 5 एकड़ जमीन उसके आश्रम के लिए अलॉट कर दिया। तो टिहरी डैम के इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रशासन में था, उन्होंने वहाँ के नेता थे वो लोग, उनको खुश करने के लिए अलॉट कर दिया। तो ये अपना हम बनाएंगे, ये करेंगे, तो अपना। और जब 22 मीटर उपजा तो वो सब डूब क्षेत्र में आ गए, तो उनका खेल खराब हो गया। सर उत्तराखंड फॉर्मुलेशन में भी आपका कुछ जर्नी या अनुभव? हाँ, उत्तराखंड कॉर्पोरेशन में जब मेरी पोस्टिंग जो लखनऊ हुई, उसके बाद तो मैं प्रति विकास उसमें प्रति विकास विभाग अलग था एक, उसमें मेरा पोस्टिंग कर दिया मैं, उसका बाद में उसका प्रमुख सचिव हो गया था। तो टिहरी ये जो उत्तराखंड राज्य अलग बन रहा था 2000 के आसपास। हाँ, उसमें था उस समय, उसी पीरियड में इसमें था। तो मेरी ड्यूटी लगाती हूँ, तुमने उत्तराखंड के बारे में करो। यहाँ इंद्रनी बडोनी जो हैं, हाँ जी, यही मैं फास्ट फ्रेंड, मैं इसे घर में रहा हूँ। अच्छा। उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं गांधी। हाँ जी। और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी उनको, मेरी समझ में वो MLA भी थे, और बहुत अच्छे सुलझे आदमी। इनसे मैंने यहाँ नरेंद्र नगर में मेला कराया,
कुंजापुरी मेला में मेरा कराया हुआ। उसमें इसकी मैंने कहा तुमने दिल्ली में डांस किया क्या फलाना गाना गया, यहाँ वो गा के दिखा दो। अच्छा। उन्होंने कहा वो उनको लाना पड़ेगा गांव से। उन्होंने कहा वो ढोली के लिए आओ, शिवजनी ढोली था उनके गाँव को, उसको बुलाओ, उसकी बीवी को आएगा, उनकी तो हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ के डांस वाले नहीं आएंगे, कौन खिलाएगा इनको इतना। फिर वो हैं किसान लोग हैं, उनका अपनी खेती करना, यहाँ आएंगे तो उनकी जगह पे यहाँ के जीआईसी के बच्चों को सिखा दो, वो डांस ही तो करना। और ठीक है, तो वो आए तो करीबन 3-4 दिन उनको हमने घर में रखा, मेरे उसमें ड्राइंग रूम में वो गाते थे करके सिखाते थे। मैं मुझे मेरे वो जो कलेक्टर के जो उसमें वो डांस वांस सिखाते थे बच्चों को, करके परफॉर्मेंस दिया। तो इंद्रमन वर्डूनी फिर बाद में लखनऊ चले गए, तो मेरी पोस्टिंग लखनऊ हुई, तो वहाँ मैंने उसका फ़ायदा उठाया। उस समय तक अभी आप रिटायर्ड नहीं हुए थे सर? मैं नौकरी में था। अच्छा, नौकरी में थे, हाँ जी। तो ये किया तो लखनऊ में, बल्कि मैं जब कभी होता था, जब अपने कमरे में जाता तो मिलने वाले बहुत आते, काम नहीं करने देते, फाइल नहीं होता था। तो मैं जाना है अपना पूरा फाइल गाड़ी में रखवाता था। फिर मैं बडौनी जी को था, अपना कमरे का चाबी मुझे दे दो, मैं वहाँ बैठ के मैं काम करूँगा। तो उसके कमरे में मैं जाता था तो सारे फाइल वहाँ निभाता था, तो सब निकाल दिया, मतलब कभी कोई सो जाता था वहाँ आराम और नवा दो ना। लेकिन वहाँ बडौनी जी के कमरे मैंने देखा गजब का था। अभी 3 कमरे होते थे उन दिनों, विधानसभा का कुछ नाम था। उन 3 कमरे में 2 कमरे में पूरे उसके क्षेत्र के या उसके क्षेत्र के बाहर के लोग बड़े पड़े रहते, कोई इधर लिपटा कोई उधर लिपटा, उनसे कोई मतलब नहीं। लोगों का तांता लगा रहता। हाँ, एक कमरा हमने अपना रखा, उस एक कमरे में जो अपने ले रखा था, उसमें आधा कमरा किताबों से पढ़ा हुआ। अच्छा। दुनिया भर के प्रोसीडिंग के होके पढ़ा हुआ, कुछ किताबें कुछ ऐसे। वो छोटे इसमें एक खटिया थी, उसमें वो सोते थे उसमें, तो वहीं बैठ के मैं अपना वो करता था। हाँ, तो बड़े अच्छे आदमी थे। मेरा किस्मत है कि ऐसे लोग मिले मुझे। एक खुशहाल सिंह रांगड़, नाम सुना हुआ है। खुशहाल सिंह रांगड़ भी टेहरी के आंदोलन में बहुत सक्रिय हो रहा है, भूमिका रही है। हाँ, सुंदर शामिल थे, वो भी बहुत सज्जन आदमी थे, वो भी विधायक थे। तो आपका सर्विस से रिटायरमेंट कौन से ईयर में हुआ सर? मैं 97 में रिटायर हो गया था। अच्छा, 97 में। हाँ। उसके बाद 2000 में 26 साल हो हमारा। गए रिटायरमेंट हुए। अच्छा, अपना चाह रही थी सर एज एन ऑथर जो आपकी जो लाइफ थी, मुझे लगता है शायद पोस्ट रिटायरमेंट शुरू हुई होगी। उसमें एक तो मैं खेल में काफ़ी भाग लेता था। मैं फुटबॉल खेलता था यहाँ, और बैडमिंटन खेलता था। मैं बैडमिंटन, आई वाज ए गुड प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, तो वो करता था। लेकिन अब वो भी उम्र के हिसाब से कम हो जाता है। तो एक समय मेरा ये हो गया, एक दिन फुटबॉल खेलने जबरदस्ती गया, तो ये मेरे पाँव में वो हो गया इंजरी, ये नहीं जॉइंट ढीला, दर्द करने लगा। खैर वो भी अब ठीक हो गया। तो वो किया, तो तब मैंने महसूस किया अब क्या करा। तो मैंने कहा एक ही चीज़ कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। और किताबें नहीं पढ़ता था मैं, मुझे इंस्टीट्यूट करना, अरिस्टोटल का नाम सुना होना, वो बहुत किताब लिखता था। वो भी आपके मित्र थे सर? अरिस्टोटल जी भी आपके मित्र थे? वो हमारे दामाद हुए। अच्छा। उसकी बीवी मेरी वो है भांजी। अच्छा। तो उसके एक वो था, वो कहता था आप इतना जानते हो क्यों नहीं लिखते हो। मैंने कहा क्या करूँगा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मैंने फलाना लिखा तुमने पढ़ा, वो तो बात क्या। तो मैंने कहा नहीं लिखूँगा जो कोई पढ़ता नहीं। तो एक शेर सिंह पांग थे, डॉक्टर शेर सिंह पांग थे, उन्होंने बहुत किताब लिखी। वही टीचर थे, टीचर होने के नाते लिखने होने की ज़्यादा उन्हें, तो उन्हें बहुत किताबें, अच्छी अच्छी किताबें। तो वो भी कहते थे मुझे, तो मैं आज ही चाहे उनसे, मैंने कहा यार इतना कहते हैं, मैंने कहा चलो लिखना ही शुरू कर देता हूँ। तो पहली किताब कौन सी थी सर आपकी? किताब मैंने लिखी, पहले कुछ आर्टिकल लिखा था मैंने, इधर उधर छापा। फिर उसके बाद एक लिख रहा था मैं, तो एक दिन आया अरिस्टोटल आया, उनके आप कह रहे थे मैं लिख रहा हूँ, तो कहाँ है दिखाओ। मैंने दिखाया, मैंने इतना लिखा है, उठा के ले गया। अच्छा। और एक स्मारिका निकाली, उसने छाप दिया। मैंने कहा ये तो आधार हो रहा है, क्यों छाप दो। मैंने कहा आप लिखते नहीं हो, इतना लिखा था मैंने छाप दिया। तो उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अब तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कल मुझे कहेंगे आपने लिखा फिर क्यों छोड़ दिया। तब मैंने कहा, जब मैं उसको गहराई में जाने लगा, तो तब किताब खरीदी। अच्छा। खरीदना पड़ा मुझे। फॉर्चुनेटली मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, बहुत सारी किताबें पहले से था मेरे पास। कुछ धार्मिक किताबें जब खरीदता था, रामायण महाभारत, सब महाभारत का पूरा सेट है मेरे पास। 2 सेट थे मेरे पास, एक सेट के मेरे यहाँ से कोई उठा ले गए, वो था, उसको पढ़ता था। मैंने कहा इसमें टाइम अच्छा पास होगा। और उस चक्कर में मैंने तब महसूस किया कि लिखना तो एक अच्छी वो है, बहुत समय बिताने के लिए इससे बढ़िया कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता। पढ़ना भी और लिखना सबसे अच्छा। क्योंकि पढ़ने में आदमी समझता है कि मुझे याद हो गया, लेकिन जब बाद में उसको कवर लिख के दिखा दूँ तो नहीं आता। नहीं होता।
तो लिखने में जल्दी याद होता तो है। आपकी पहली किताब कौन सी थी सर? पहली किताब मैंने अपने उसके तंत्र की लिखी। अच्छा, ये वो ये पौन, तंत्र के हाँ, पौन धर्म के बारे में। पौन तंत्र थी। इससे पहले भी लिखे छोटे मोटे, लेकिन पौन तंत्र मैंने पहले लिखे। मैंने इसलिए लिखा था पौन तंत्र। सर क्या तंत्र- होता है पौन तंत्र? मतलब तंत्र मंत्र, ये तंत्र थोड़ा तंत्र में, बताइए। और मैं क्योंकि मैंने, जैसे मैंने कहा, मैं तिब्बती भाषा सीखा ना। तिब्बती भाषा सीखने के सिलसिले में आपको टिप्टोलॉजी पढ़ना पड़ता है। तिब्बत का रीति रिवाज, वहाँ की हिस्ट्री, कल्चर। हिस्ट्री, कल्चर, वहाँ की क्या क्या है। तो ये वहां तो से आया है पौन। हाँ, पौन, पौन धर्म, पौन, पौन, बौन, दो नाम है इसके। असली नाम है पौन, लेकिन बोलचाल में बौन बोलते हैं। ये है तंत्र की। अच्छा, वामाचारी है। इसमें एक किताब का नाम वामाचारी भी लिखा होगा। वामाचारी मैंने परिक्रमा उल्टी, एंटी क्लॉज परिक्रमा होता है। अच्छा। ये तिब्बत के रिचुअल में से एक है। टिप्टोलॉजी पढ़ते समय मुझे आया, ये आया। तो ये वामाचारी तंत्र है तिब्बत में ना। तो उसका जब टिप्टोलॉजी में फिर तिब्बत का इतिहास भी आता है। तो उसमें जब तिब्बत में बौद्ध धर्म गया हूँ, बौद्ध धर्म में वहाँ जो पुराने, वहाँ जो बौद्ध धर्म के जो लामा लोग थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को वहाँ आने ही नहीं दिया। अच्छा, यहाँ तक कि आपस में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, मतलब बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को नहीं आने दिया। फिर गुरु पद्म संभव, गुरु पद्म संभव को उन्होंने बुलाया यहाँ से, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म का और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। लेकिन गुरु पद्म संभव पहले बौद्ध तांत्रिक था। तांत्रिक तंत्र को वो कर लिया था, कश्मीर का था। आपको क्या लगता है सर, जैसे आपने ये बुक भी लिखी, तंत्र मंत्र की विद्या मतलब है, ये एग्जिस्ट करती है? हाँ, अभी करती है। अच्छा। यहाँ देहरादून में प्रैक्टिस हो रहा है। अच्छा। आप गढ़वाल में हमारे जो बड़े बड़े लेखक उन्होंने बोला है। अभी एक केदारनाथ में वो है ना, क्या देवी है, देवी की अब याद आ जाएगा। वहाँ आज भी तंत्र शास्त्र पढ़ाया जाता है। काली मठ, काली मठ में आज भी तंत्र पढ़ाया जाता है। आज भी वहाँ वामाचारी तंत्र पढ़ाया जा रहा। वामाचारी परिक्रमा है वहाँ। अच्छा। लेकिन बताते नहीं वो लोग, इसलिए नहीं बताते हैं। तिब्बती धर्म में ही बता गया है। उन्हें जब लिखा है, उन्हें कहा है कि इसको गुप्त रखो। क्यों रखो गुप्त? कहते हैं इसका दुष्प्रयोग भी हो सकता है। अच्छा, जैसे मतलब सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। हाँ। मान लिया बड़े बड़े किस्से हैं। वहाँ एक इतना बड़ा किस्सा है कि एक ने उस तंत्र के माध्यम से अपने पिता के जो हत्यारे थे उनसे बदला लिया। अच्छा। तंत्र चला के उनको खत्म कर दिया। अच्छा, उसकी बड़ी कहानी है, मैंने किताब में इसका पूरा तो ये जिक्र है। रियल कहानियां है सर? रियल कहानी है उसकी। तो ये उसका नाम है, उसके घर बार का नाम है, उसने क्या क्या पूरा नाम है इसमें किताब में है वो। तो वो पढ़ा मैंने। तो वो पढ़ा तो मुझे तब ये टिप्टोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। वो पढ़ा तो उसमें सब चीज़ें सामने आया। तो मैंने कहा ये तो भाई नई चीज़ है, कोई नहीं बोल रहा है इसको, मैं लिखूँगा इसको। तो लिखना शुरू किया। तो उसके बाद तो फिर और चीज़ और कुछ कर नहीं सकते। नंदा देवी किताब आई। ये है। तो इसमें, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है। एक तो ये गर्दन में बहुत प्रेशर डालता है। अच्छा। स्पॉन्डिलाइटिस होने का खतरा था। दूसरा आँखों में। अच्छा। आँखों में भी असर होता है, क्योंकि अब हम पहले तो हाथ से लिखते थे, अब तो कंप्यूटर में करते हैं। तो स्ट्रेन पड़ता है, रोशनी आँख में आता है, तेज तो होता है। और ये भी मुझे महसूस होने लग गया था। तो मैं क्या करता हूँ, आज ही मैं ये करता हूँ। मैं मान लो अपने में कर रहा हूँ, लगभग 15-20 मिनट बाद खड़े हो गए, बाहर ही टहल के आ जाता हूँ। राउंड ले लिया। हाँ, या खड़े हो गए, यूँ कर लो, बंद कर दिया उसको, फिर आ गए। ये करके करता हूँ। तो अभी भी लिख रहे हैं सर कोई बुक? अभी भी अंडर प्रोसेस अभी है? भी एक किताब अंडर प्रिंट किस है। टॉपिक में है सर वो? उसका एक किताब ऑलरेडी यहाँ है। उस किताब जो हिंदी में लिखा है, जो हमारे जौहर के बारे में, उसका सेकंड एडिशन है। अच्छा। हाँ, जो उसमें जो थोड़ी कुछ चीज़ें रख थी। दूसरा एक किताब अध्यात्म में भी मैंने कंपाइल किया है। अच्छा। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी खत्म, लेकिन अध्यात्म को लिखना बहुत मुश्किल है। वो ऐसा एक्सपीरियंस है, आप फील कर सकते हैं, लेकिन शायद जब उसको वर्ड्स में बयां करते हैं। अध्यात्म में तो पूरी दुनिया आ जाती ना। और अध्यात्म में तो आप क्रिश्चियनिटी के बारे में लिख दो, अभी अध्यात्म आ जाएगा। अध्यात्म का ऐसा विषय है, अनलिमिटेड है उसका। लेकिन अनलिमिटेड लिखने की क्षमता न तो हमको है, ना इतनी जानकारी है। हम तो किताब में जहाँ लिखा मिलता है नकल करके लिख लेते हैं। लेकिन उसका जो श्लोक पढ़ते हैं हम, तो उसका अर्थ नहीं आता हमको।
जो वहाँ नीचे से ट्रांसलेशन दे रखा है, अनुवाद दे रखा है, उसको पढ़ के तब समझ में आता है। तो जो संस्कृत के स्कॉलर हैं वो कर सकते हैं इसको। इसलिए भले ही मैंने तंत्र शास्त्र में किताब लिख दी, कोई मुझे कह दे तुम तंत्र करके दिखा, तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मंत्र में, उस मंत्र में ऐसे वो है, उसके शब्द है ना, एक शब्द करते हैं, उस शब्द से ही कितनी शक्ति आप ले प्राप्त सकते कर हो, ग्रहण सकते कर हैं, सकते वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ सकते हैं बस। तो इसलिए अब ये मुझे जो तंत्र लिखा था मैंने, ये पंत्र लिखे उनके वामाचारी है ये करके, तो एक नई चीज इतना हुआ कि वामाचारी भी है, दक्षिणाचारी भी है। तंत्र 3 किस्म का बताया गया ना, वामाचारी, दक्षिणाचार्य और देव्याचारी। अच्छा। एक तो है बाएं से परिक्रमा, दूसरा है दाहिने से परिक्रमा, और तीसरा है दोनों तरफ से, उसको देव्याचार कहते हैं। अच्छा। देवाचार में कहते हैं ना कि आप कभी किसी महादेव के उसमें जाओ, मंदिर में जाओ, तो वो जो एक जलेरी होता है उसका, जहाँ जल चढ़ाते तो पानी बाहर जहाँ से निकलता है, जाता है, हाँ। तो बाहर निकलता है, तो वो जो बाहर जाने का जो रास्ता होता है वो पानी आता है। तो ये कहा जाता है कि आप जब शिव के मंदिर में परिक्रमा करेंगे तो पहले इधर से जाओ, जहाँ से पानी निकला वहाँ से जाओ, तो वापस आके इधर आके दोबारा दोनों तरफ से होता है। ये हुआ देवाचारी, दोनों तरफ से। तो ये इसलिए कहा जाता है कि दोनों को मानना आपने, कि भाई तंत्र तो तंत्र है, उसमें ज़्यादा शक्ति है, इसमें कम शक्ति है, लेकिन इसमें गुण जाते हैं, उसमें इसमें वो है ना, दुश्मनी भी आप कर सकते हैं। दक्षिणाचार्य में आप दुश्मनी नहीं कर सकते, वो किसी पर आघात नहीं करता। वामाचारी तंत्र किसी पर आघात कर सकता है। और मिलारेपा एक वो हुआ है, तिब्बत का सबसे बड़ा तांत्रिक हुआ। मिलारेपा बहुत विद्वान भी था और गायक भी था, और लेकिन उसका पिता बहुत बड़ा व्यापारी था। वो तिब्बत व्यापार में गया तो वहाँ दुश्मनों ने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये बच्चा ही था उसमें, तो अपने बाप का जो बिजनेस का कार्य था वो करने लगा। तो वो था गाना गाता था, करना तो उसकी कहानी आती है कि एक बार जो करके घर खुश होके आ रहा था, दारू वारू भी पीता ही होगा, आया खुश होके आ रहा था, उसकी माँ ने उसको फटकारा कि यहाँ तेरे जो बिरादर हैं ये इन्होंने हमारी संपत्ति खत्म कर दी, हमको इतना परेशान कर दिया, और तू गा रहा। तो उसको बड़ा वो हो धक्का कि मेरी माँ ने ऐसा कहा, तो मैं क्या करूँ? अपने माँ से पूछा, मैं क्या करूँगी, मुझे तो मैं तो बच्चा हूँ, मैं जा सीख के ला, ये तंत्र सीख के ला। अच्छा, तो फिर तंत्र शिक्षा ग्रहण करने गया। हाँ, तो उसने कहा करता हूँ, लेकिन खांसी सीखो पता नहीं उसको, तो उसकी पूरी कहानी है। अच्छा। वो जाता है, कहते वहाँ है फलाने जगह, वहाँ जा। तो कुछ व्यापारी जा रहे थे तिब्बत, उनकी शादी भी हो लिया, तो उन्हें एक जगह पहुँचा तो एक लामा के यहाँ, और वो छोटा मोटा बताता था, इधर उधर से वो भी आए थे, वहाँ रुक गए, व्यापारी चले गए। फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन कहीं हाँ, और तो से। वो उसको जो बाकी जो छोटे मोटे लामा थे उन्हें सीख के जा रहे थे, पहुँच रहे थे, इसको इसने भी सीखा, इसने जा तो भी। तो वो नहीं गया, उन्हें क्यों नहीं जा रहा था, कि मुझे और सिखाओ। नहीं खाऊंगा। उसने खट से लामा का पाँव पकड़ दिया। अच्छा। तब उसने पूरी अपनी कहानी बताई, मेरी माँ ने ये कहा, मैंने कहा। तब उसने फिर और आगे सीखा। हाँ, तब उसने कहा भाई मुझे तो इतना ही आता है, मैं इसलिए सिखा सकता हूँ। अगर तो उसने फलानी जगह जा, फलानी 2 जगह और गया, अच्छा, वहाँ से सारे तंत्र सीख के ला। तो उसमें एक इंस्टेंस आता है जब उसने सीख लिया, और उसने टेस्ट करना है ये लोग वाकई में लागू होता है नहीं। तो लिखा है कि एक जगह उसके एक इलाके में खेती हो रही थी, वहाँ पर एक तंत्र चलाया और उसमें तूफान, अच्छा, आंधी तूफान पैदा कर दिया तंत्र के बाद। कह रहे हैं कि पहले कुछ ने तंत्र मंत्र किया, फिर आँख खोला तो सारी जगह तूफान। नहीं कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं हुआ, अरे इसका मतलब मेरे शायद पूरा तंत्र करने में कोई गलती हो गई। उन्होंने दोबारा कर दिया, तो उसके बाद इतना तूफान आया, आदमी तूफान आया, डबल हो गया ना। तूफान आया कि वो जितने खेत थे सब साफ। तब उसने कहा, तब वो तंत्र लेके अपने जो उसके जो चाचा लोग थे, जिन्होंने उसके चाचा मामा जो थे, जिनको सब उनकी संपत्ति खा दी, उन पर चला दिया। अच्छा, चला दिया। तो उसका जिक्र आता है उसमें कि वहाँ जितने भी उसके थे अनुयायी, उसके जो चमचे वो आए थे, सब खत्म। लेकिन ऐसा तंत्र किया उसने, वो जो माँ जो से चाहता था और उसकी चाची थी, वो दोनों को मरने से बचा दिया उसने, और बाकी को खत्म। और क्यों उसकी माँ ने कहा ये क्यों कि ये भुगते देखे
अब ये भूखे मरेंगे, जैसे तू भूखे मर रही थी, अब ये भूखे मरेंगे। तो वो ये कैसे आप उपयोग करते हैं। अच्छा सर, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग आज के टाइम पे जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उनके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। उत्तराखंड में अभी हाल ही फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हुआ है सर, तो आपको क्या लगता है ये कितना ज़रूरी था और कितना एक सही डिसीजन है? ये जो पुराने विषय हैं, ये आज से नहीं पहले भी चला। जैसे वो आ रहा ना, मुसलमानों को ये रोहिंग्या वगैरह का जिक्र है, ये पहले भी आ चुके हैं। ये किस्से पहले दब गए, फिर आ रहे हैं। इसका डिटेल में जानकारी बहुत कम लोगों को है। इसमें जैसे एक शब्द है आजकल यहाँ आंदोलन चला है, जैसे भू कानून। हाँ जी सर। और कहते हैं भू कानून हिमाचल की तर्ज पे। तो पूछो इनको हिमाचल का तर्ज क्या है, वो मालूम नहीं। कहते जरूर है हिमाचल की तर्ज में, इनको पूछो हिमाचल का तर्ज क्या है। क्या कहते हैं जैसे तिवारी जी ने लागू किया था। मैंने कहा तिवारी जी ने तो हिमाचल के तर्ज में नहीं किया था। मैंने कैसे? मैंने कहा तो हिमाचल में 1 इंच जमीन भी बाहर के व्यक्ति को नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो 500 वर्ग मीटर अलाउ कर दिया था तिवारी जी ने, और खंडूरी आए उन्होंने 500 की जगह 250 कर दिया। इतना अलाउ था, इतना अंतर है। इसी में सारा खेल बिगड़ गया। कानून क्या था, यहाँ के कृषक भूमि केवल कृषक ही खरीदे पाएगा। और कृषक की परिभाषा में दिया, कृषक का अर्थ जिस व्यक्ति के नाम पर उत्तराखंड में कृषि भूमि अंकित हो, वही कृषक माना जाएगा। एक बार में आपने उसको, बाहर का आदमी उसके बाद कृषक नहीं, वो व्यापारी है या बाहर का है, एक बार आपने उसको 500 वर्ग दे दिया तो यहाँ कृषक हो गया। फिर तो उसको पूरी यहाँ की जमीन खरीदना खुल गया उसके लिए। और ये हो चुका है। तो मैं बार बार कहता हूँ बच्चों जो कुछ चिल्लाते हैं, मैंने कहा अब कुछ फायदा नहीं, जितना नुकसान होता हो चुका। उसी समय यह हो गया। हमने तिवारी जी को कहा इसको, तो तिवारी जी ने बाद में प्रतिबंध लगाया, उसने कट ऑफ डेट बता दिया। लेकिन वो कट ऑफ डेट से पहले सब, अब यहाँ के जो वो थे, जो बाहर के लोग थे जो जिनने ज़मीन खरीदना, वो चालाक थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके रिश्तेदार थे, उनको समझ में, उन्हें समझा दिया था। उन्होंने फटाफट, याद होगा आपको, जब आंध्र बना, ड्यू डेट कहते हैं, ड्यू डेट के बाद कानून लागू। ड्यू डेट से पहले आपके उत्तराखंड में इतने जमीन बिके, इतने जमीन खरीदे लोगों ने। हमने उसका विरोध किया था। अब मैं भूल रहा हूँ पूरा, उसके मेरे पास पुराने कागजों में विरोध किया हमने, प्रचार भी किया, लेकिन लोगों की समझ नहीं आया। तो मैं आज कहता हूँ, अब जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। बट सर फिर भी आगे अब तो आप कर भी दो तब भी बाहर से कोई नहीं ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आप आज तो उत्तराखंड का आदमी एकदम जागृत हो गया। वो तो कुछ घुसने नहीं देंगे। आज तो अब आना नहीं किसने, जिन्हें आना था आ गया। नतीजा यह है कि आप जाओ पूरे उत्तराखंड में जाओ, जितने रिजॉर्ट बने बड़े बड़े, जिन्होंने भू कानून का भी उल्लंघन किया, हजारों एकड़ जमीन उनको दे दिया हमारे कर्मचारियों ने। क्या सर इसलिए मैं ये भी कहता हूँ, आज उत्तराखंड का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन खत्म है, सब पटवारी के हाथ में है। पटवारी जिसको चाहे उसका नाम। आपकी जमीन है बाहर में कहीं? नहीं, पहाड़ में नहीं। बहुत किस्से हुए यहाँ, कोई बम्बई में है, गढ़वाल का है, और उसके दादा वहाँ गए, वहाँ बस गए, उनके नाम पर जमीन है पौड़ी में। वो कह रहे हैं यार हमारी देखो खसा खतरा नहीं जमीन है। गए वहाँ पूछने पौड़ी में, उन्होंने कहा जमीन आपके नाम पर तो कोई जमीन है ही नहीं। अरे ये था, और ढूंढ लो कहाँ पर है, रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं है। क्यों? अब वो गए वहाँ, कोई पर्ची बना ले, पटवारी ने जिसके नाम था उसके चढ़ा दिया, पैसा लाओ। तो सर जैसे अभी भू कानून अगर और इसमें देखिए हमारे ज़माने में एक कहते पड़ताल कहते थे, हम करते थे पड़ताल। अंग्रेजी ज़माने के बहुत अच्छे कानून बने थे, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। पड़ताल होता था, जितना काम पटवारी करेगा उसका इंस्पेक्शन करेगा कानून को, जितना वो करेगा उसका नायब तहसीलदार SDM, एक हायरार्की थी, क्रॉस चेक लगा रहता था। कमिश्नर का भी लगा था, इतना % तुमने पड़ताल करना, खेत में जाके देखना किसने खेत किया, क्या बोया, गेहूँ बोया, गेहूँ नहीं। अब सारा पटवारी डिपेंडेंसी हो गई है, अब कोई पड़ताल होता ही नहीं। मैंने एक दिन यहाँ परगनाधिकारी के पास गया, मैंने कहा पड़ताल नहीं करते क्या? कहने साहब पड़ताल क्या होता है, हमने कभी सुना नहीं, ये शब्द ही नहीं सुना। आज से 15 साल 20 साल पहले की बात। तो मैंने पड़ताल नहीं करते तुम। और बगल में एक दूसरा आदमी बैठा कि साहब पड़ताल क्या होता है, यहाँ तक नाम नहीं सुना। मैंने कहा देहरादून तो मेरठ डिवीजन का पार्ट था, उत्तर प्रदेश में पड़ताल जबरदस्त होता है, हमने खुद किया कि यहाँ तक हमने सुना नहीं कभी।
बाद में मुझे वहाँ मतलब उसके बगल में जो रहा था पटवारी था, पटनाधिकारी बैठा, वो टाई बना के लगा के वो वहाँ बैठा। तो बाहर मैंने पता गया चपरासी को, ये कौन है? कहते पटवारी साहब हैं, पटवारी साहब हैं। तो पटवारी के हाथ में सब कुछ दे दिया उसने, उस पर कोई चक नहीं। सेंट्रलाइज्ड पावर एक उनके हाथ में आ गई। एक किस्सा हुआ, हमने रिपोर्ट किया, इसका इंक्वायरी भी कराया। एक ही दिन एक व्यक्ति के नाम पर, बाहर का व्यक्ति, न उत्तराखंड का है न कृषक है, एक ही दिन में इसको 11,500 वर्ग मीटर जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी। जो कानून क्या था, 500 मीटर ज्यादा नहीं होगी, तो 11,500 वर्ग मीटर कैसे कर दिया? कोई इंस्पेक्शन नहीं। मैंने खसरा खतौनी निकाला, वो खसरा खतौनी में इतने डिफेक्ट हैं कि एक अंधा आदमी ये बता देगा इसने कुछ गड़बड़ है। गड़बड़। उसने जो जिसने आदेश किया, जिस अधिकारी ने आदेश किया, उसका नाम ही अंकित नहीं है। किस अधिकारी के आदेश से ये ट्रांसफर हुआ, ये लिखा ही नहीं, कुछ नहीं है। तो ये एक ही चीज में पकड़ा जाएगा ना। उसके बाद कितने महीने में उसको जितनी जमीन उसने खरीदा बाकायदा उसको करके रजिस्ट्री करके, उससे ज्यादा जमीन में कब्जा उसका। सर एक और मुद्दा चल रहा है, जैसे आजकल गैरसैंण को कैपिटल सिटी बनाने की बात हो रही है कि पहाड़ की हमारी एक गैरसैंण भी बननी चाहिए, राजधानी हमारी, उसके बारे में आपका क्या सोच रहे हैं? राजधानी का देखिए इन्होंने, देखो मुझे याद है जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हो गया था शायद वो, या प्रमुख था या सीधा बड़ा नेता था चमोली जिले का, उसने सवाल उठाया। उसने कहा कि उत्तराखंड राज्य बन तो जाएगा, पहले बताओ राजधानी कहाँ होगी। क्योंकि उन दिनों ये वो था, विवाद था, राजधानी या तो नैनीताल बनेगी या देहरादून। गढ़वाल वाले चाहते देहरादून बने, कुमाऊं वाले, तो ये झगड़ा था। तो इन दोनों ने बडोनी, उन दोनों प्रमुख था ये आंदोलन। तो उसने बहुत होशियारी से गैरसैंण डिक्लेयर करा दिया, हमारी राजधानी गैरसैंण होगी। वो दोनों की सीमा में, कहनी को गढ़वाल में है लेकिन नजदीक है कुमाऊं के। वो भी खुश हो गई, दोनों सहमत हो गए तो चुप हो गए। तब ये कांग्रेस वालों ने ये प्रश्न इसलिए उठाया था ताकि उत्तराखंड राज्य बनने का सवाल ही नहीं उठे। पहले राजधानी बताओ कहाँ, वो कहेगा नैनीताल, गढ़वाल का नहीं होगा, देहरादून वहाँ करेंगे, तो इनका राज्य नहीं मिलेगा। तो अब क्या लगता है सर आपको कि तो इसलिए वो गैरसैंण इसलिए बना। लेकिन एक बार बन गया तो दो राजधानी कह रहे हैं, एक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। दो राजधानी, बड़े बड़े जो राज्य हैं यहाँ के, उनके 2 राजधानी है नहीं। अंग्रेजों के जमाने में भी प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होगा सर एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, जरूरत ही क्या है। अब एक चीज और नोट नहीं किया हुआ आप लोगों ने, गैरसैंण को इन्होंने, कांग्रेस ने भी भाजपा ने भी, दोनों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, और दोनों ने अपने राज्य में शीतकालीन में अपना अधिवेशन किया गैरसैंण में। ग्रीष्मकालीन कह रहे हो आप, और शीतकाल में अपना दिन आप पुरानी किताब सेशन आप तब कर रहे हैं। बाकायदा शीतकालीन अधिवेशन, शीतकालीन का अधिवेशन था गैरसैंण में। जब शीतकालीन में आप वहाँ अधिवेशन कर ही सकते हो, तो ग्रीष्मकालीन तो और आसान है। तो पूरे राजधानी वहाँ करो ना, एक राजधानी करो। 2 राजधानी क्यों चाहिए? 2 राजधानी का खर्चा कितना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पॉसिबल है? एक तरफ तुम कहते हो कि हम गरीब राज्य है, हमारे रेवेन्यूज नहीं इतने, खर्चा करते इतने, अब 2 राजधानी करेंगे तो इतने चपरासी, इतने बाबू इतने पैदा करेंगे आपको, कुछ यहाँ रहेंगे कुछ वहाँ रहेंगे, ज्यादातर यहीं रहेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए सबने देहरादून नहीं रहना उन्हें बच्चों। अच्छा, फिर कहते हैं यहाँ वो है चाय बागान है, उसमें एक मुश्त मिल जाएगा। गैरसैंण में तो पूरा चाय बागान है। गैरसैंण के एक नहीं कितने चाय बागान है। गैरसैंण के जो चाय बागान है, वहाँ के जो ओनर हैं उनमें विभाजन है, वो कितने हैं ओनर ना, 3, 4, 5, कौन उसको ध्यान करे। तो उन्होंने लिख के दे रखा था उसमें कि हमारी पूरी चाय बागान आप खरीद लो, किसी भी कीमत में खरीद लो, वो इतना है कि जो मार्केट रेट है उसके हिसाब में देते, ताकि वो पैसा जो मिलता है उनका हम बंटवारा कर लेते। क्योंकि चाय बागान में सीलिंग नहीं लगता है। अब मान लिया उसमें से कोई एक आदमी चाय बागान का एक हिस्सा छोड़ा बेचेगा, सीलिंग एक्ट लग जाएगा उसमें, या उसको कृषि करेगा तो सीलिंग एक्ट लग जाएगा। तो एक मुश्त बनने में पूरा पैसा मिल जाएगा। तो लिख के दे रखा, यहाँ का भी दे रखा, यहाँ के भी चाय बागान वाले ने पूरा दे रखा, पूरा ले लो आप, क्योंकि अगर एक टुकड़े टुकड़े बंद तो सीलिंग लग जाएगा।
सर हाँ। इंडस्ट्रीज के बारे में जैसा देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे प्लेन एरिया में तो आ रही है, देहरादून में सेटअप हो रही है, अपना रुड़की इस बेल्ट में है, लेकिन पहाड़ में हमारी इंडस्ट्रीज नहीं पहुंच नहीं, पा रही ऐसा है है। जैसे इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या है पूरी दुनिया की, बताइए? पर्यटन है। टूरिज्म। पर्यटन जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री, ये पर्यटन होता ही होता है। तीर्थ यात्रा भी पर्यटन में आता है। कैलाश यात्रा तीर्थ यात्रा यहाँ से, चार धाम की यात्रा यहाँ से, और अब तो वो बन गया एक नया, क्या कहते हैं, तीर्थ और बन गया, आदि कैलाश। सारे तीर्थ यहाँ है। उसी को तीर्थ यात्रा के रूप में पृथ्वी क्षेत्र में इसी को करना चाहिए, क्योंकि पर्यटन को जहाँ सबसे बड़ा इंडस्ट्री कहते हैं, साथ ही साथ पर्यटन को परिवार इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहते हैं इसको। जहाँ पर्यटन होता है वहाँ इन्वायरमेंट की लोग सुरक्षा करते हैं, खुद पर्यटक भी सुरक्षा करते हैं। पृथ्वी क्षेत्र में टूरिस्ट क्यों आते हैं? यहाँ इन्वायरमेंट का ठंडे आबहवा है, पेड़ हैं, जंगली जानवर दिख रहे हैं, घूमने के लिए शांति है, इसलिए आते हैं। तो दोनों चीज़ हो जाएगा। तो इसलिए उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन हो रहा क्या है साहब, पृथ्वी क्षेत्र में ठीक से रास्ता नहीं बनाया उन्होंने, रोड्स नहीं बनी हुई है, बिजली की सप्लाई उल्टा कर रखा है इन्होंने। जहाँ पर्यटन हो रहा है वहाँ नहीं है। इनके कम्युनिकेशन का साधन बहुत मुख्य है, महत्वपूर्ण है। मान लो एक बम्बई का आदमी आया, चला गया मंशारी रहने के लिए, लेकिन उसका धंधा तो बम्बई में है ना। सही बात है। उसको रोज बरोज उसको सोचना चाहिए। कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, वो चैनल्स डेवलप नहीं हुए। यहाँ टेलीफोन ही काम नहीं करता। सर जैसे 2000 में हमारा राज्य बना और अभी 2024 हो गया है, लगभग 24-25 साल पूरे हो गए हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें वो डेवलपमेंट अभी भी नहीं देखा गया है। तो क्या वजह है और इससे कैसे जूझा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों को भी डेवलप किया जाए, वहाँ पर भी रोजगार वगैरह इसका बढ़ाया जाए? एक उपाय हमने बहुत पहले सुझाया था कि जितने भी वो है ना यहाँ के जो IAS ऑफिसर, इनको सबको कहो वहाँ रेजिडेंस वहाँ बनाओ, गैर शहर में रहो। वो क्या देते हैं, कारण क्या देते हैं? अरे गैर में बच्चों कहाँ पढ़ाएंगे? अरे बच्चों स्कूल खुलवाओ ना, तभी तो खुलेंगे। आप जाओगे, आपके प्रेशर में करने, क्योंकि जो स्कूल खुलेगा वो तो देखा कितने बच्चे आएंगे। स्कूल खेलना बाइबल है कि नहीं? और एक बच्चे के लिए तो पब्लिक स्कूल नहीं खोलेगा। सही बात है। 10-20 आदमी आ जाओगे, उसको 20-25 बच्चे मिल जाएंगे तो उसका स्कूल भी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट की कंपलसरीली पोस्टिंग अगर पहाड़ की करी जाए तो वो क्षेत्र भी डेवलप करेगा। तो एक बार इनको भेजो जबरदस्ती। और जो विधायक हैं इनको भी कहो कि यहाँ विधानसभा भवन खत्म, इन्होंने घोषित कर रखा वहाँ, और विधानसभा बना दे यहाँ। विधानसभा बनाओ, MLA हॉस्टल भी यहाँ बनाओ। यहाँ के MLA हॉस्टल को तुम होटल तभी वो डेवलप होगा। हम ही को स्टार्ट करना है। ये हर चीज का उपाय है करने की, अगर इच्छा शक्ति हो तब। हर कोई बात करता है पृथ्वी क्षेत्र का, लेकिन अपने रहने के लिए इसको देहरादून चाहिए। सर जैसे अभी उत्तराखंड की राजनीति चल रही है, UKD पहले हमने एक सक्रिय भूमिका में देखी जब उत्तराखंड एक राज्य बना, और अब थोड़ा कहीं UKD हमें मिसिंग लगती है। या उत्तराखंड की जो राज्य की राजनीति है उसमें आपका क्या व्यू है? राजनीति तो बदतर से बदतर होते जा रहा ना। और ये पब्लिक सर्वेंट कहते हैं इनको। हाँ जी। लेकिन पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक का काम तो कभी नहीं करते। ये करते हैं, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रस्ताव आप सरकार को दे दो, अगर उनको अगर उनको लगे कि इसमें कितना कट मिलने वाला है तो वो तो स्वीकृत कर लेंगे। जहाँ उनको लगता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, कट तो मिलना नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देते, पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जैसे हमने यहाँ बनाया, आज स्केटिंग रिंग बनाया इंटरनेशनल लेवल का, इतना बड़ा स्केटिंग रिंग, उसके अंदर एक ओलंपिक स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल भी है। अब मैंने यहाँ की नाम नहीं लूँगा, उनको कहा, दिखाए मैंने, इतना बढ़िया है, यहाँ करो तो क्या ये बाहर से लोग आएंगे यहाँ। कनाडा के हाई कमीशन ने बाकायदा लिख के दे रखा था, अगर आप यहाँ स्केटिंग रिंग मेंटेन करते हो, हम अपने पूरे साल भर अपने खिलाड़ी यहाँ भेजेंगे। सैटरडे संडे और हम अपने लोग आएंगे, हम इसको पूरा जितने कीमत में आपको होते, वरना वो जाते हैं कारगिल जाते हैं और स्केटिंग करने के लिए, वह ये दे के आएंगे। मैंने क्यों समझा, आओ जो मुख्यमंत्री है उन्होंने देखा, मुझे तो कट मिलना तो है नहीं, इसमें मेहनत ज़्यादा है, कुछ हुआ नहीं आगे, बस आओ यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। तो इसलिए ये जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना है, इसमें
पब्लिक सो कॉल पब्लिक सर्वेंट्स, इनका इंटरेस्ट नहीं है। हम्म, ये गिनती करते हैं और स्वाभाविक भी है। अब चुनाव इतना खर्चीला हो गया है। हाँ, सिस्टम का पार्ट कहीं ना हाँ, कहीं तो बन वो जाते हैं। उस खर्चा कहाँ से निकालेगा, ये तो निकाला ऐसे में। तो वो अच्छा, भी सोचता है यार मैं इनके ये लगा दो, मैं अगले इलेक्शन में कैसे करूँगा? कैसे इलेक्शन जीतूंगा। सर, अभी हम इस इंटरव्यू के लगभग एक अंतिम चरण में आ गए हैं। एक जाते जाते आपसे मैं, क्योंकि आपका जो जीवन है वो अनुभव से पूर्ण है, कुछ जो आप हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए या पब्लिक सर्वेंट है उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? मैं तो इतना ही कह पाऊंगा कि देखिए, जो हमारे पब्लिक सर्वेंट, खासकर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये नेताओं की तरह काम ना करें, क्योंकि उनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं और उनका समाज में रुतबा भी अच्छा खासा है, उनकी इज्जत भी है। इसको बचाते हुए ज़्यादा लालच न करके करें तो इनको भी सेवा भाव से कार्य करें। अंदर आत्मा से जो संतुष्टि मिलेगी और पब्लिक इनके पास ज़्यादा जाएगी। पब्लिक ज़्यादा जाएगी तो उनसे जानकारी भी आपको ज़्यादा मिलती है। आज भी मुझे देहरादून के बहुत सारे लोग याद करते हैं कि साहब आपके ज़माने में क्या था। मैंने कहा यार मैंने अपनी ड्यूटी की, मैंने अपने मेरी ड्यूटी थी, मैंने ठीक किया। तो ये मान के करें तो मैं समझता हूँ जितना संतोष मुझे, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने उससे। मैंने ठीक है, मैं आज पूरे सद्भाव मेरे से। घर की परिस्थितियाँ कुछ फ़र्क है, वो मैं झेल रहा हूँ, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है। किसी सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, और जिसको मालूम पड़ता है तो मदद करने के लिए अपने आप आ जाता है। तो ये करोगे तो संतोष भी मिला। राज्य आगे बढ़ेगा, बहुत देश सारे आगे बढ़ेगा। और भी अधिकारी मैं जानता हूँ जिन्होंने जैसा मैंने किया ऐसा किया, वो भी संतुष्ट हैं, अपना मजे में लीजिए। वरना जैसे रिटायर हो जाओगे वैसे थू करने के लिए बैकफायर करने लग जाएंगी चीजें। ऐसा, तब आपको तकलीफ होगी। इसलिए अगर जिंदगी रिटायरमेंट के लिए भी अच्छा हो। संतोषजनक अब चाहिए। मैं कहीं बोलता हूँ तो लोग सुनने के लिए आ जाते हैं, सुनते भी हैं। अब प्रश्न करते हैं साहब ये बता दो, ये बता दो, बताते हैं हमको। और गलत बोल रहे हैं तो उनको बता भी दे तुम गलत बोल रहे हो, ये तुम्हारा ये धारणा गलत है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया सर आपने, और आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर। आपने कीमती समय हमें दिया और दर्शकों को भी बहुत कुछ आपकी जर्नी से सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हमारे साथ थे सुरेंद्र सिंह पांती जी, और उनका जीवन निरंतर अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है। आज उनसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगा और उनके जीवन का अनुभव आपके साथ हमने बयां किया। अगले हफ्ते हम आपको फिर मिलेंगे किसी और गेस्ट ऑफ ऑनर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।